नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच विपक्ष खास तौर से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। उसका आरोप है कि सरकार विपक्ष के सुझाव को सुनती ही नहीं। राहुल ने कहा कि हम विपक्ष हैं, सरकार के दुश्मन नहीं हैं। हालांकि राहुल बीजेपी और आरएसएस से लड़ाई की बात करते रहते हैं। आरएसएस की विचारधारा को उन्होंने कई बार अपना दुश्मन बतलाया है, उससे जंग छेड़ी हुई है। आइए पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उस पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार क्या था। जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। तो आज सवाल इंडिया का है ये, क्यों राहुल गांधी ने कहा विपक्ष हम हैं, हम दुश्मन नहीं हैं? क्योंकि पहले तो उन्होंने आरएसएस को कई बार यह बताया है कि हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है। और क्या विपक्ष को दुश्मन मानती है मोदी सरकार? कौन किसको अपना जानी दुश्मन मानता है, इस पर आइए हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। विनोद अग्निहोत्री हैं, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। थोपाली आर श्रीनिवास वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। गुरदीप सिंह सप्पल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और ऋषि मिश्रा, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले सप्पल जी आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी का यह कहना कि हम विपक्ष हैं, दुश्मन नहीं हैं, यह सही बात है, जाहिर सी बात है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने ये साफ कर लिया है अपना मन कि वो क्या है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के अगर आप पुराने बयान देखें तो वो आरएसएस पर जंग छेड़े हुए हैं कि मेरा दुश्मन नंबर 1 आरएसएस, मेरी विचारधारा की लड़ाई आरएसएस से। एक तरफ आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैं दुश्मन नहीं हूं। पहले तो तय कर लें आप। संकेत जी, पहले तो जो आज राहुल जी ने बोला कि हम दुश्मन नहीं है, ये पहली बार नहीं बोला है। पीछे संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि ये लड़ाई हमारे वर्सेस कोरोना की है, हमारी वर्सेस सरकार की नहीं है। ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ है और कांग्रेस का लगातार ये स्टैंड रहा है, स्पष्ट स्टैंड है। सोनिया जी ने पिछले 1 साल में कोविड को लेकर 11 चिट्ठियां प्रधानमंत्री को लिखी हैं। मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठियां लिखी हैं, किसी का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। मनमोहन सिंह जी की नीयत और काबिलियत पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और उनको क्या जवाब दिया? जिस देश में परंपरा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े ताको लगे पाए, गुरु की परंपरा सबसे ऊपर है, उसको सरकार ने क्या जवाब दिया? तो सरकार जो है वो कोई भी सुझाव मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार सुझाव दे रही है। लेकिन जहां तक आरएसएस की बात है, राहुल गांधी की वैचारिक लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है, कांग्रेस की लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है। और वो आज से नहीं है, तो वो 1930-32 से है। 1930 इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूं सप्पल जी, एक तरफ आप कहते हैं लड़ाई, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम दुश्मन नहीं है। तो फिर अगर आप दुश्मन नहीं है तो फिर ये लड़ाई कैसी क्या है? ये फिर फ्रेंडली फाइट? ये लड़ाई 1930-32 से चल रही है। ये लड़ाई नेहरू जी के जमाने में थी, ये लड़ाई सुभाष चंद्र बोस के जमाने में थी, पटेल साहब के जमाने में थी, और तब से आरएसएस इस देश में है। तो कांग्रेस ने आरएसएस को खत्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी निभाई हो। 55 साल आरएसएस और बीजेपी या जनसंघ विपक्ष में रहे हैं। ये दुश्मनी नहीं है, वैचारिक प्रतिद्वंदिता। और आप किस तरह का देश चाहते हैं, ये तो मूल है राजनीति का।
अगर एक पार्टी की अपनी विचारधारा नहीं है और उस विचारधारा के लिए वो लड़ नहीं रही है तो वो राजनीति में है क्यों? तो राहुल गांधी का एक क्लियर कट मानना है कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, उसके खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जब सरकार में बैठी है आज बीजेपी, तो उसकी जिम्मेदारी है जो काम सरकार को करना है वो किसी और को नहीं करना है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस आज 5 राज्यों में सरकार में है, 33 करोड़ आबादी है, उस 33 करोड़ की जिम्मेदारी तो कांग्रेस की है ना। आज विपक्ष जिन राज्यों में सरकार में कुल तौर पर है वो 52% आबादी है। श्रीनिवास जी आपका जवाब, एक सेकंड, राइट टू रिप्लाई श्रीनिवास जी के लिए। श्रीनिवास जी आपका जवाब, कौन किसका दुश्मन है श्रीनिवास जी? जब मैं राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट्स पिछले 6 महीने में मैं कंपाइल करके देखता हूं, दे आर हाईली कंफ्यूजिंग। वो एक चीज दूसरे को कंट्रोडिक्ट करते हैं। देखिए, उनका जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है 53% उनका अटेंडेंस है और उन्हें डिबेट्स में पार्टिसिपेट किए 3 और एज पर द नेशनल एवरेज ऑफ 21। अब प्रॉब्लम ये होता है, राहुल गांधी जी दिखते हैं कब पार्लियामेंट। एक मिनट मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, 1 मिनट। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में कम दिखते हैं, ट्विटर पे ज्यादा दिखते हैं। मैं उनसे यही कहता हूं, हम भी आपके दुश्मन नहीं है, आप भी हमसे बात करिए, मगर आप पार्लियामेंटेरियन है तीसरी बार, और ये नौटंकी शब्द ये आप पे शोभा नहीं देता। ये आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी जो सबसे। श्रीनिवास जी मुझे आप ये बताइए, ये कुछ ज्यादा ही छुई-मुई हो जाना नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा राजा बेटा की तरह राजनीति की, ऐसा तो नहीं है। हमने तो बहुत तीखे तीखे बयान बीजेपी से भी देखे हैं। मैं एक इन सब पॉलिटिकल फाइट से ऊपर उठ के मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। देखिए, कोरोना की लड़ाई में हम सब साथ में हैं। आपका कंस्ट्रक्टिव सुझाव एक मीडियम होता है, एक चैनल होता है जो दिया जाता है। आप ट्विटर के थ्रू ऐसे स्टेटमेंट्स देख के आप नहीं कर सकते इसको। अब उसका जो सीरियसनेस है अब उसको कम करते हैं। यहां हम भी बोलते हैं कि आप भी दुश्मन नहीं है, हम भी दुश्मन नहीं है, मगर यहां पे प्रॉब्लम ये आ रहा है जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं उसका सीरियसनेस खत्म हो जाता है। और जो आप जवाब सप्पल जी का जल्दी से जवाब। हाँ, संकेत जी, उसके बाद और गेस्ट के पास। मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी थी, पूरी गरिमा पे पूर्ण चिट्ठी थी, कोई उसमें राजनीति नहीं थी। आज 1.5 महीना हो गया, उन्होंने एक बात बोली कि आप इस देश में वैक्सीन का सप्लाई का शेड्यूल बता दीजिए ताकि राज्य प्लानिंग करे। आज 1.5 महीने से उस एक छोटी सी बात का सरकार जवाब नहीं दे पाई। गरिमा और सही तरीके से बात कहनी क्या होती है? चिट्ठी लिखना ही तो होता है। आप बुला तो रहे नहीं मनमोहन सिंह जी को, आप बुला तो नहीं रहे सोनिया जी को, राहुल जी को किसी मीटिंग में, तो चिट्ठी लिख के बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने किसी भी बात का आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और जहां तक बात अभी कर रहे थे आप कि भाई ट्विटर के थ्रू बोल रहे हैं, अरे इस देश में प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की 7 साल में, और नौटंकी की बात आप कर रहे हैं। ये वो पीएम के लिए आप बोल रहे हैं जो अभी बंगाल में जाके एक मुख्यमंत्री के खिलाफ दीदी और दीदी की सीटियां मार रहे थे, सीटी मार भाषा के अंदर बात कर रहे थे। गरिमा अगर होगी तो सबकी होगी। गरिमा की बात अगर की जाएगी इस देश के अंदर तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से गरिमा शुरू होनी चाहिए। ये बात आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है, कांग्रेस आज क्यों नहीं बोलेगी? पिछले 5 साल में 2016 में नोटबंदी हुई, पहले आपने लोगों से पैसा ले लिया, फिर लोगों का रोजगार चला गया, फिर लोगों की सेहत चली गई, अब लोगों की जाने जा रही हैं। क्या कांग्रेस एक विपक्षी दल के नाते कुछ बोलेगी भी नहीं? और बोलना तो अलग बात है, अभी तो कांग्रेस सिर्फ सुझाव दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने राजनीति के साथ साथ गवर्नेंस किया है, उसको पता है कि कैसे सरकार चलाई जाती है। ठीक है, चलिए अब इसको जरा ब्रॉड बेस करें इसको। श्रीनिवास जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास और मेहमानों से भी बात कर लें। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि अभी आज ही सरकार ने अपने लिए एक बड़ा एम्बिशियस सा एक लक्ष्य तय किया है कि हम 108 करोड़ लोगों को टीका लगा देंगे, और कब तक लगा देंगे? इस साल के अंत तक। आप मुझे बताइए, ये इतना बड़ा लक्ष्य अपने आप से तो पूरा होगा नहीं। ये जाहिर सी बात है, इसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग लोग, अलग अलग राजनीतिक दल, जो गैर राजनीतिक संस्थानें हैं, सबके साथ मिलकर के काम करना होगा। तो आपको लगता है ये दुश्मनी नुमा माहौल जो अभी देखने को मिलता है लगातार, वो अगर अभी बंद नहीं हुआ तो हम ये टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे? संकेत जी, ये सवाल हमसे? जी डॉक्टर मिश्रा जी। संकेत जी, देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है और आपका संकल्प है तो वहां पर फिर
फिर कोई विकल्प नहीं होता। आप बताइए मुझे कि आंकड़े क्या कहते हैं कि तुलना किया जा रहा है। एक कल राहुल गांधी जी का ट्वीट था, न्यूयॉर्क टाइम्स का उन्होंने डाला था आंकड़ों को लेकर। आप हमें बताइए कि यूएस की मतलब आज की डेट में 20 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन लगाने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है, और इसे इंडिया ने कंप्लीट किया है कितने दिनों में? 130 दिनों में। यूएस ने कितने दिन में कंप्लीट किया है? 162 दिन में। मतलब टोटल जो आज की डेट में आंकड़े हैं वो 28 करोड़ प्लस यूएस ने लगाया है, भारत ने 20 करोड़ प्लस लगाया है 130 दिन में, उन्होंने 162 दिन में। बाकी जरा आप बड़े देशों की बात करें, अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो केवल 6 करोड़ प्लस वैक्सीन लगे हैं और 168 दिन में। आप ब्राजील की बात करें तो केवल 5.4 करोड़ वैक्सीन लगे हैं 128 दिन में। जर्मनी की बात करें तो 4.5 करोड़ वैक्सीन लगे हैं 149 दिन में, और फ्रांस ने केवल 3.3 करोड़ वैक्सीन लगाया है संकेत जी 149 दिनों में, और इटली ने महज 3.1 करोड़ वैक्सीन लगाए हैं 149। इन सब जगहों की आबादी भी बता दीजिए। हाँ, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो वैक्सीन को लेकर रूमर फैलाया गया, आप ये बताइए 20 करोड़ वैक्सीन जो भारत ने लगाया है वो पूरे विश्व के 225 देशों की पूरी जनसंख्या के बराबर है। विश्व में केवल 7 देश ऐसे हैं डॉक्टर मिश्रा, देखिए ऐसा है 20 करोड़ से अधिक है। ये इस चीज को आपको अपनी जनसंख्या के संदर्भ में देखना होगा। हम तो पीठ थपथपा सकते हैं इस बात का कि देखो जितनी जनसंख्या नहीं और देशों की उतनी हमने वैक्सीन लगा दी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? संकेत जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि केवल 7 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है 20 करोड़ से अधिक है। इंडिया का अचीवमेंट तो आप देखिए कि हम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 130 दिन में हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये मुझे नहीं लगता पीठ थपथपाने के लिए काफी रहेगा। ऐसी स्थिति में आप ये बताइए संकेत जी कि लगातार नकारात्मकता फैलाकर आबादी के संदर्भ में चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए गए तो हमेशा अच्छे एकदम खुशबूदार गुलाब जैसे आंकड़े लगेंगे। एक सेकंड, बहुत सारे मुद्दे विनोद अग्निहोत्री जी, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, मुझे आप ये बताइए, एक सेकंड, एक बुनियादी प्रश्न विनोद अग्निहोत्री जी के लिए। अग्निहोत्री जी, मुझे आप ये बताइए, क्या सरकार की आलोचना करना गलत है? अगर आलोचना कर दें तो क्या दुश्मन हो जाए? और दूसरी चीज, पहले विपक्ष क्या ये तय कर ले कि वो दुश्मन है या नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दुश्मन कभी नहीं होते हैं, विरोधी होते हैं, बल्कि प्रतिपक्षी होते हैं। अगर दुश्मनी का भाव होगा तो फिर लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ता है। हमेशा विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर कहीं कोई कमी हो रही हो तो उसको उजागर करे, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन कमियों को स्वीकार करके उनको दूर करने का प्रयास करे। और अगर उसको लगता हो कि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक सुझाव है तो उनसे संवाद करे और बातचीत करे। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा भी रही है। जब भी कोई संकट काल होता है, कोई बड़ा मुद्दा होता है, तो सरकारें सर्वदलीय बैठक बुलाकर के बात करती हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात होती है। तो इसलिए विपक्ष को और भारत में तो अब कोई विपक्ष है ही नहीं। जो कहीं केंद्र में जो विपक्ष है किसी राज्य में वो सत्ता पक्ष है। कांग्रेस मान लीजिए अगर केंद्र में विपक्ष है तो 5 राज्यों में सत्ता पक्ष है। ममता बनर्जी केंद्र में विपक्ष है तो बंगाल में सत्ता पक्ष है। नहीं, तो मैं आपसे अग्निहोत्री जी ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि प्रथम वेव जब आई थी, प्रथम लहर कोरोना की, तब ज्यादा हमको समन्वय दिखा था बजाय इस बार? उस बार हम देख रहे थे कि लगातार प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से मीटिंग, लगातार उनके नीचे जो सेक्रेटरीज हैं उनकी मीटिंग, लगातार समन्वय बनता हुआ। इस बार मैं उस तरीके से मीटिंग नहीं देख रहा हूं। इस बार तो आरोप प्रत्यारोप ज्यादा सुनने मिल रहे हैं। नहीं, प्रथम लहर में मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा दौर की बातचीत हुई थी और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। कम से कम 2 बार तो मुझे याद है बुलाई गई थी, तो ये हो सकता है 3 बार भी बुलाई गई हो। इस बार अभी तक जो है मुख्यमंत्रियों से तो बात की है प्रधानमंत्री जी ने, जिलाधिकारियों से भी बात की है, लेकिन अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। इसकी मांग विपक्ष बार बार करता है। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी है क्योंकि सरकार ने अपने लिए एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट सेट किया है ऋषि मिश्रा जी, और वो ये है कि इस साल के अंत तक 108 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। क्या यह काम सरकार अकेले कर सकती है? आपको नहीं लगता कि एक समन्वय बनाने की, बड़ा भाई होने के नाते, क्योंकि आप केंद्र में सरकार हैं, सत्तारूढ़ दल हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको एक साथ लाएं और 6 महीने में वो काम कर दिखाएं जिसकी पूरे विश्व में वाहवाही हो। आप सोचिए 108 करोड़ टीके अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, लेकिन अकेले नहीं कर सकती सरकार। संकेत जी, मैं विशाल जी को भी सुन रहा था, और विशाल जी प्रोफेसर हैं,
शायद उनको जो आंकड़े उन्होंने जो रखा है वो मैं उन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूँ। सिर्फ उनको मालूम नहीं है कि सिर्फ 3% लोगों को सिर्फ वैक्सीन अब तक दिया गया है, जबकि अन्य देशों की तुलना में आप देखें तो अन्य देश जो है 30 मई 2020 को ही टीकाकरण के लिए ऑर्डर दे दिया, जबकि हमारे हिंदुस्तान में हमारी सरकार जो है जनवरी 2021 में उन्होंने ऑर्डर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है खासकर संक्रमण काल में सरकार को जो स्टेप लेना चाहिए नहीं लिया गया। आप देख लीजिए जब हमारी सरकार को सचेत होने की जरूरत थी तो हमारे सरकार के जो मुखिया थे बंगाल में व्यस्त थे। कुंभ मेला का आंकड़े हैं 45 साल से अधिक 34% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, 60 की उम्र से अधिक वाले 42% वैक्सीनेट हो चुके हैं। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि सरकार ने आर्डर नहीं दिया था, पहले वैक्सीन आई तो भ्रम किसने फैलाया था, ट्रायल नहीं हुआ तो हम नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, जनता के बीच में भ्रम किसने पैदा किया। प्रोफेसर है नहीं आते हैं, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। 40 करोड़ की जरूरत नहीं थी, ये राजनीतिक ऑक्सीजन का सिलेंडर का सरकार ने ऑर्डर दिया है, जबकि 94 करोड़ लोग वैक्सीनेट कर पाए, सिर्फ 39 करोड़ वैक्सीन से। एक सेकंड दोनों मिश्रा जियों से ये मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे तो सुनाई नहीं देगा किसी को, हमारे दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। तो डॉक्टर मिश्रा और ऋषि मिश्रा जी से हाथ जोड़कर निवेदन कि इतना हो हल्ला ना करे, तू मैं बात दब जाएगी। ऋषि मिश्रा जी आप कंक्लूड करें। मेरा सवाल इतना है, आपको नहीं लगता है कि अब वक्त है बड़ा भाई होने के नाते, केंद्र में सत्ता में होने के नाते एक समन्वय बनाएं? 6 महीने में अगर 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है, यह काम अकेले नहीं हो सकता, हर स्तर पर हर किसी की जरूरत होगी। संकेत जी समन्वय कब होगा? जब आप विपक्ष का मजाक उड़ाएंगे। जब राहुल गांधी ने इनको चिताया था तो क्या राहुल गांधी के ऋषि मिश्रा जी ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ने मजाक नहीं उड़ाया या खिल्ली नहीं उड़ाई, ये तो राजनीति का खेल है, हर आदमी बराबर खेल रहा है। विशाल जी देखिए अभी जो है खिल्ली उड़ाने का वक्त नहीं है। राहुल गांधी ने नियम सब पे लागू, ये नियम सब पे लागू होगा ना। चिताया था आपको। संकेत जी आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपको याद होगा राहुल गांधी बार बार सरकार को सीरियस नोट पे सचेत किया था, लेकिन राहुल गांधी के सलाह को क्या केंद्र सरकार ने कभी सीरियस लिया? हमारे बड़े भाई विनोद अग्निहोत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, देश इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। सप्पल जी और श्रीनिवास जी के पास जाना चाहता हूं। एक सेकंड, समय कम है मेरे पास। जी मिश्रा जी आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन देखिए ऐसा है सप्पल जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पलटवार नहीं किया है। आप राजनीति में हैं और ये चीज आप भी मानेंगे, जब वार होता है तो पलटवार होता है, आप वार करते हैं तो वो पलटवार करते हैं, और इसी वार पलटवार में कहीं बात की गंभीरता जो है वो खो जाती है कि आज ये बताना पड़ रहा है कि हम दुश्मन नहीं है, हम ये हैं, हम फलाना है ढिमकाना है। सप्पल जी आपने जो मुद्दा चुना संकेत जी वो गलत चुना। मुद्दा ये नहीं है कि दुश्मन है या नहीं है या किसने क्या बोला, मुद्दा ये है कि क्या होना चाहिए था। राहुल गांधी नहीं बोला है। नहीं, हाँ राहुल गांधी ने बोला है, उसने और चीजें भी बोली हैं, मैं उस पर भी आना चाहता हूं। आज सच्चाई क्या है, भारत की जो कैपेसिटी है 70 साल में जो बनी है, पूरी दुनिया का 70% वैक्सीन भारत में निर्माण होता है, ये भारत की पूंजी है। इसके बावजूद आज भारत में वैक्सीन नहीं है, ये प्लानिंग की कमी है। ये क्यों कमी है? इसलिए नहीं कि आपने कहा लास्ट ईयर समन्वय बहुत ज्यादा था, इस साल नहीं दिख रहा है, नहीं, लास्ट ईयर भी समन्वय के नाम पे सिर्फ मीटिंग हुई थी। 6 एम्पावर्ड ग्रुप बने थे अक्टूबर में, मोदी जी ने बनाए थे। उन एम्पावर्ड ग्रुप ने इस साल जब सेकेंड वेव आई तब तक एक भी मीटिंग किसी राज्य से नहीं की थी। अरे आप मीटिंग नहीं करोगे, आप प्लानिंग नहीं करोगे, आपको पता है कि आपके पास 70% दुनिया की वैक्सीन आपके यहां बनती है, आप उसको देखोगे नहीं तो आप इसका हल कैसे निकालोगे? दूसरी बात, सेकेंड वेव आई क्यों? एक वेरिएंट आया है कोरोना का, कोविड का 1.617, ये कब आया था भारत में, कब पहली बार आया था? ये 5 अक्टूबर को आया था 2020 में, लेकिन 22 फरवरी 2021 तक आपने इसमें ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे थे जीनोम रिसर्च के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आप पैसा नहीं दे रहे थे। जब यूके और इंग्लैंड ने 22 फरवरी को, सप्पल जी आप समझिए बात को, मेरी गुजारिश मुझे ये बताइए, 6 महीने में आपको लगभग अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना है। अब आपको लगता है ये दुश्मन, जानी दुश्मन, सच्चा यार, इस किस्म की भाषा हटा करके
सब लोग एक साथ मिलकर के करें, वरना नहीं हो पाएगा ये काम। फिर तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, पांचवी आएगी, दुर्भाग्य से और लोग मरेंगे बहुत जल्दी। श्रीनिवास जी आप मुझे बताइए। राहुल जी ने यही बोला है ना कि भाई देखिए, आप जब दुश्मनी मत मानिए, आप वैक्सीन लीजिए, और वैक्सीन केवल केंद्र सरकार ले सकती है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास ना तो तैयारी, ना तो इसके लिए कैपेसिटी है। हाँ तो केंद्र सरकार कह रही है आ जाएगी जुलाई तक, तो राज्यों को नहीं भेजी जाती है। ठीक है। अब सवाल, मेरा आखिरी सवाल श्रीनिवास जी से, आखिरी सवाल श्रीनिवास जी से। श्रीनिवास जी आप मुझे बताइए, जो मैं ऋषि मिश्रा जी से पूछ रहा था वो आपसे पूछता हूं। आपको नहीं लगता कि केंद्र में सत्ता में होने के नाते ज्यादा जिम्मेदारी आपके सिर पर होने के नाते अब ये जो विवाद वाली राजनीति है, नौटंकी, फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करती, आप दोनों करते हैं। आपको लगता है इसमें 6 महीने के लिए जरा आप विराम लगा दें, 6 महीने, इतना एहसान करते हैं देश पे। संकेत जी हम तो रेडी हैं काम करने के लिए, हम तो रेडी हैं आपका हेल्प मांगने के लिए, मगर जहां पे हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं उसका 1000 नेगेटिविटी निकालते हैं और नेगेटिव नरेशन वहां पे स्टार्ट होता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने करेक्ट बोला, जब वैक्सीन आया ये भ्रम क्यों फैलाया गया कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, तब से ये नेगेटिव रूट पे जा रहा है। अगर ये 6 महीने के लिए, मैं पूछ रहा हूं 6 महीने, ये पॉलिटिक्स साइड में रखिए। श्रीनिवास जी भ्रम तो रामदेव भी पैदा कर रहे हैं। नहीं, भ्रम अगर अखिलेश यादव ने पैदा किया है तो बाबा रामदेव ने भी किया है, आप लीजिए एक्शन। बाबा रामदेव और आईएमए की लड़ाई दूसरी है, वो दूसरी नहीं है श्रीनिवास जी। उन्होंने ये बोला कि वैक्सीन लगाने के बाद 1000 डॉक्टर मर गए, ये वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा करती है। आप लीजिए एक्शन, आप लीजिए अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन, जो उन्होंने बोला बीजेपी की वैक्सीन लीजिए ना। देखिए संकेत जी एक लाइन बोल दी है मुझे। हाँ। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बोला वैक्सीन मत लगाइए, नहीं, आप थोड़ा याद कीजिए ये विवाद क्यों उठा था, क्योंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए थे और खुद प्रधानमंत्री जी को बीच में इंटरवीन करके उसको शांत करना पड़ा था। आपकी गवर्नमेंट की व्यवस्था इस तरह से थी कि आपने जो साइंटिफिक सैंक्टिटी है, जो तरीका है, उसको मेंटेन करने के बजाय क्रेडिट के चक्कर में जिस तरह से लाइन ली, उससे ये भ्रम फैला था और वो ये भ्रम बहुत जल्दी दूर हुआ। कोई भी इस देश के अंदर ये नहीं कह रहा है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति सिवाय बाबा रामदेव के, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये वैक्सीन काम नहीं कर रही है, कोई ये नहीं कह रहा वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, कोई श्रीनिवास जी का जवाब नहीं, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता सप्पल जी। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने वैक्सीन हेजिटेंसी में अपना योगदान दिया था और वो गलत बात थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने पब्लिक बयान दिए थे एक दूसरे के खिलाफ, उन्हें भारत बायोटेक ने ये बोला था कि वो सिर्फ पानी है, और सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला कि नौबत ये आई कि उत्तर प्रदेश में लोग नदियों में कूद जा रहे हैं और ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि 2 कंपनियां जिसको महीने में। एक सेकंड श्रीनिवास जी, आखिरी लास्ट कमेंट श्रीनिवास जी। मेरा सवाल वही रहेगा, समन्वय बनाने की जिम्मेदारी किसकी? देखिए इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की जिम्मेदारी ज्यादा किसकी? देखिए प्रधानमंत्री जी हर बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम सबको साथ में लेके चलने को तैयार हैं और अभी भी हैं। अगर आप हमारे पे विश्वास नहीं करते, वो आपका प्रॉब्लम है। कभी हम पे विश्वास तो करके देखिए। श्रीनिवास जी कैसे साथ लेंगे? कोई मीटिंग बुलाई है पीएम ने? कहीं बातचीत हुई है? सिर्फ आप वन साइडेड बातचीत, जिसका ममता जी ने विरोध किया कि आप मन की बात मत बुलाइए मीटिंग में, कहीं पे मशवरा किया है? कहीं किसी साइंटिफिक कम्युनिटी को बुला के, सारे अपोजिशन को बुला के बात की है? समय आ गया है। अग्निहोत्री जी, डॉक्टर मिश्रा, मिस्टर श्रीनिवास, मिस्टर सप्पल और ऋषि मिश्रा जी, समय खत्म हो गया। ऋषि जी फिर करेंगे। अभी आप तो ज्यादा ही उम्मीद से हैं कि ये दोस्ती हो जाएगी, नहीं होने वाली। कांग्रेस और बीजेपी में दोस्ती नहीं होने वाली, लेकिन देश के खातिर सवाल इंडिया का यही है कि 6 महीने के लिए इसको रोक दीजिए, वैक्सीन हो जाए सबकी, उसके बाद आप खेलिएगा एक खेल। एक छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में हो रहा है फेरबदल, अब यह जरूरत भी है और मजबूरी भी। सवाल इंडिया का जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले योगी कैबिनेट में फेरबदल किए जाने की खबर है। यह फेरबदल
उस अहम बैठक के बाद हो रही है जिसमें ना तो यूपी के मुख्यमंत्री थे और ना ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। उसमें आरएसएस थी, आरएसएस के दत्तात्रेय होस बोले थे, यूपी के आरएसएस के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, होम मिनिस्टर थे, पर योगी न थे। क्या कोरोना संकट की नाकामी से नुकसान की भरपाई और जातीय समीकरण सही करने के लिए यह फेरबदल होंगे या बस खाली हुए पद भरे जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे मंत्री हैं जिनकी डेथ हो गई, उस वजह से वो पद खाली हैं, तो रिक्त स्थान भरने हैं। ये देखने वाली बात होगी। तो सवाल इंडिया का है ये, 5वें यानी आखिरी साल में कैबिनेट फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या है यूपी पर संघ और बीजेपी की मीटिंग का नतीजा? और तीसरी और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या योगी सरकार में नहीं है ऑल इज वेल? आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपसे थोड़ी देर में डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले वत्स साहब आपसे शुरू करता हूं, एक एक करके। देखिए, एक बात तो सही है, वो रिक्त स्थान भरने हैं, बहुत सारे मंत्री लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई, दर्दनाक खबर थी, लेकिन अब उन पदों को भरना है। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें। वत्स साहब कहां चले गए? आ गए वापस। वत्स साहब, आप मुझे यह बताइए कि देखिए, आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग थी जिसमें योगी जी नहीं थे। उसके बाद आपके 4 से 5 सांसद योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके बता रहे हैं कि चीजें खराब हैं, शॉर्टेज है। इन सब चीजों को लेते हुए यह फेरबदल हो रहा है क्या? देखिए, अभी तो यह निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि फेरबदल अवश्यम भावी है। यह अटकलें लग रही हैं कि फेरबदल होगा, लेकिन फेरबदल होना भी चाहिए क्योंकि हमारे बहुत से मंत्री का अंतकाल हो गया है और अगर और भी लोग टीम में जुड़ेंगे तो काम को और आगे बढ़ावा मिलेगा और भी काम सकुशलता से किया जाएगा। इसलिए अगर फेरबदल होता है तो ये यूपी के जनता के हक में ही होगा। जितने हैंड्स होंगे उतना काम को आगे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। रही बात आपने कहा जातीय समीकरण की, हाँ, तो ये तो हर दल जब भी कोई कैबिनेट बनाता है तो हर जात का और समीकरण संतुलन बना के रखता है। अगर इसमें भी कुछ कमी रह गई हो और 2-4 लोगों को इधर जोड़ा जाए तो इसमें कोई चुनाव नहीं होनी चाहिए। चुनावों पर देखते हुए, क्योंकि देखिए मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, जब आरएसएस बीजेपी की वो बैठक हुई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सूबे के मुख्यमंत्री ही नहीं थे, उस बैठक में ये निकल के आई थी बात कि फेरबदल होगा संगठन के स्तर पर भी यूपी में और सरकार के स्तर पर भी। क्या ये उसका नतीजा तो नहीं है? देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि अभी आदित्य योगीनाथ दिन रात 24 घंटे हाँ, कोरोना काल से जूझ रहे हैं। हाँ, और हो सकता है उनके पास उस बैठक में जाने का समय न रहा हो, सही या उन्होंने माफी मांग ली हो, क्योंकि अभी यूपी जिस संकट से गुजर रहा है और जिस दम्भता से और जिस दृढ़ता से और जिस गति से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास पहुंच रहे हैं जहां कहीं भी वो पहुंच सकते हैं। हाँ, राजपूत जी आप बताएं, आप कैसे देखते हैं अगर ये फेरबदल होता है? अभी वत्स साहब का ये कहना है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं, लेकिन देखिए अटकलें लग रही हैं और जाहिर सी बात है संदर्भ उसी मीटिंग का, वो हवाला मैं उसी मीटिंग का दे रहा हूं, वो आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग जिसमें योगी आदित्यनाथ का ना होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। संकेत भाई, आप तो सारी चीजें जानते हैं, कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जब होगा तब देखेंगे, जब कहते हैं ना कि जब बुआ के मूछें होंगी तभी उसको चाचा कहेंगे, तो अभी तो ऐसा कोई फेरबदल है नहीं, लेकिन अगर हो भी जाएगा तो क्या अलग होगा, इस चीज को देखने की बात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, एक ही तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय ही सारे काम करता है,
आप उनके 4 या 5 मंत्रियों को छोड़ करके 6ठे 7वें मंत्री का नाम नहीं बता सकते। अभी आदरणीय वत्स जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कि कौन है प्राविधिक शिक्षा मंत्री, नहीं बता पाएंगे। अगर बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा सीएम कार्यालय काम करता है, इनकी एक टीम 11 काम करती है। जातीय संतुलन के लिए एक कार और लाल बत्ती किसी को भी दे दे। पिछले 4 साल से जो हम उत्तर प्रदेश में और 7 साल से हम जो केंद्र में देख रहे हैं, मात्र एक आदमी के इर्द गिर्द सारे काम। अगर सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन ही होता तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इतनी व्यवस्था की खराबी नहीं होती। सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन ही होता और सभी मंत्रियों को बराबर के काम होते, सारे केंद्र के मंत्री बेरोजगार ना होते तो राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर ना होते, प्रदेश के मंत्री बेरोजगार ना होते तो आज की डेट में कम से कम जो कोरोना काल की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, गंगा से किनारे से लेकर के हजारों गड़े हुए शवों को अंतिम संस्कार मिल जाता, उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती। तो आज जी हाँ, मैं वापस आता हूं। डॉक्टर वर्मा भी हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी बयान ले लें, उसके बाद वत्स साहब आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। जी डॉक्टर वर्मा। हाँ संकेत जी, जैसे कि आप सब लोगों को पता भी है कि पिछले 2 दिन पूर्व महामहिम ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का दौरा छोड़ के अचानक अगर मिलती है मुख्यमंत्री से तो बहुत साफ बात है कि कटकले हैं और कुछ ना कुछ बड़ी बात है। और उसके साथ में आपने इस बात को भी स्ट्रेस दिया और वो बहुत ध्यान देने वाली है कि जिस मीटिंग में आरएसएस के टॉप के लोग बैठे हों, उत्तर प्रदेश का संगठन के टॉप के लोग बैठे हों, वहां पे उत्तर प्रदेश का मुखिया ना बैठा हो, जी उत्तर प्रदेश का मुखिया ना बैठा हो, तो आप समझ सकते हैं ये तभी हो सकता है जब कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों के चुभी हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत अच्छी खबर है कि एके शर्मा साहब, जिनको एमएलसी बनाया गया है, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी थी और 21 जिलों को सर्वे करने के बाद जो खबर वो देते हैं कि अगर आज यहां चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट वापस लाने में तत्पर नहीं है। और मैं कुछ नहीं बहुलूंगा, खुद आपने बताया कि ऑल इज नॉट वेल। जिस प्रदेश में उनके मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान जी, स्वर्गीय कमला रानी वरुण जी और अभी हाल ही में विजय कुमार कश्यप जी, ये एक सरकार का चेहरा और इस वैश्विक महामारी से लड़ने का तरीका अपने आप में उजागर कर देता है। इसलिए ऑल इज वेल। अच्छा, ऑल इज नॉट वेल, इसलिए ऑल इज नॉट वेल। ठीक है, समझ गए। प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रोफेसर भट्ट, आप मुझे बताइए कि ये क्यों ना इसको इस तरीके से रीड किया जाए कि आरएसएस और बीजेपी की जब मीटिंग होती है उत्तर प्रदेश पर और ये निर्णय लिया जाता है या ये सोचा जाता है, चिंता जताई जाती है उत्तर प्रदेश को लेकर के, और उसके बाद ये कहा जाता है कि संगठन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के और सरकार स्तर पर उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, फेरबदल किए जा सकते हैं, और उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ का ना होना, क्या ये साफ संकेत नहीं देता है कि चीजें कुछ तो गड़बड़ हैं? ऑल इज नॉट वेल। देखिए संकेत जी, किसी भी मंत्रिमंडल का अगर एक्सपेंशन हो रहा है या फेरबदल हो रहा है, ये तो एक बड़ी मतलब सामान्य सी बातें हैं। कोई भी सरकार होती है उसमें ऐसा होता रहता है। एक बार पहले भी 2019 में इस प्रकार से मंत्रिमंडल में बदलाव आया था। तो इसको, और अगर कोई बैठक हो रही है, एक तो दूसरी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि कोविड की परिस्थितियों में जिस प्रकार से वो पूरे क्षेत्र का, पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, इतने बड़े फैसले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। 18-19 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो है कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जाके नहीं प्रोफेसर भट्ट, ऐसा है, निश्चित तौर से उनका काम बहुत जरूरी है, लेकिन जब इतना बड़ा फेरबदल का फैसला हो रहा है संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, तो सरकार के जो मुखिया हैं, ये तो आदमी उम्मीद करता है ना कि वो तो रहेंगे। देखिए, फेरबदल की अगर कोई भी जो जानकारी होगी तो उसको जो भाजपा की तरफ से, जो पार्टी है उसकी तरफ से इस बारे में कोई प्रेस रिलीज या कुछ जो है जानकारी दी जाएगी। अभी तो कई अटकलें भी लग रही हैं कि ऐसा अगर हो रहा है तो ये एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर उसको जिस प्रकार से, हालांकि मैं थोड़ा देर से जुड़ी हूँ, पर जो कुछ मैं सुन पाई, तो उसको जिस प्रकार से कि भाई अगर कि प्रशासन के विषयों से जोड़ना, ऐसे जोड़ना, उसका राजनीतिक रूप देखना, मेरे ख्याल से एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है।
कोई भी मंत्रिमंडल होता है उसमें अगर कोई फेरबदल है या कोई एक्सपेंशन है उसको बढ़ाया जा रहा है। और हम जानते ही हैं कि दुर्भाग्यवश 3 मंत्री भी मंत्रिमंडल के उत्तर प्रदेश के, वो तो एक कारण है ही, पिछले कुछ दिनों में एक कारण है उनका कि वो रिक्त पद भरने हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी भी भरपाई होनी है, वो जो पद खाली हुए हैं। तो इस प्रकार से देखना कि इसमें मुख्यमंत्री के ऊपर कोई खतरा है, इस प्रकार से मेरे ख्याल से कुछ अनावश्यक। ठीक है, चलिए मैं वत्स साहब के पास वापस जाना चाहता हूं। वत्स साहब, आपने डॉक्टर वर्मा की भी बात सुनी, उन्होंने नाम लेकर के और ये बताया कि किस तरीके की रिपोर्ट जो है वो पहुंची है। किसका क्या नाम लिया था आपने डॉक्टर वर्मा, एक बार फिर से दोहरा दें, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि आज की डेट में चुनाव हार जाएंगे? डॉक्टर वर्मा बने पीएमओ हाउस में जो मुख्यमंत्री। नहीं, डॉक्टर वर्मा हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्या आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं वो कौन सा नाम था जो आप बता रहे थे कि उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि आज की डेट में अगर चुनाव हुए तो हार जाएंगे पूर्वांचल में? AK शर्मा जी। AK शर्मा जी। तो वत्स साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि शर्मा जी जो हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी, उसके बाद ये मीटिंग हो जा रही है, 4 सांसद चिट्ठी लिख दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि कितनी शॉर्टेज हो रही है, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर शॉर्टेज की बात की तो बहुत बुरा होगा, शॉर्टेज कहीं नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल। ऐसा है संकेत जी, सबसे बड़ी बात कि AK शर्मा जी ने ये रिपोर्ट भेजी है और ये इनके पास, भट्ट साहब के पास पहुंच गई है। इसकी क्या, इसको कैसे मान लिया जाए कि हाँ ऐसी कोई रिपोर्ट आई है? ये तो अटकलें हैं। ठीक है, AK शर्मा जी को प्रधानमंत्री ने यूपी भेजा है, एक सफल अधिकारी रहे हैं, तो उनसे एक सफल काम की उम्मीद भी की जा सकती है। ये कहां से रिपोर्ट आई डॉक्टर वर्मा, बताइए? वत्स आप पूछ रहे हैं। इसका क्या सूत्र है? कहां से इनके हमारे पास ये रिपोर्ट नहीं आई और इन तक पहुंच गई? बीजेपी की रिपोर्ट छपा रख रही है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी थोड़ा सा दखल लगता है तो आरटीपीसीआर सारी सीटें हार जाएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है उसमें कोई नई चीजें नहीं है। मुख्यमंत्री आपकी बैठक में नहीं होता है, बाकी सारे लोग होते हैं। अच्छा, एक बार सुन समझिए इस बात। हाँ, एक सेकंड डॉक्टर वर्मा, हाँ बताइए वत्स साहब। चूंकि हमारी पार्टी एक आदमी पर आधारित पार्टी नहीं है जैसे समाजवादी पार्टी है, वहां अखिलेश यादव के अलावा और कोई कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। और जिस तरीके का अभी वैश्विक महामारी फैला हुआ है यूपी में, और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। हो सकता है इस बैठक नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, तब आप बोलिए। हो सकता है बैठक से हो सकता है बैठक, आप पहले मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे पहले बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं बोलिए। उत्तर प्रदेश को आपने ऐसे ही खुशहाल में छोड़ दिया, आप तब क्या कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री? आप पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हो सकता है मीटिंग से उनसे संपर्क साधा गया हो, उनसे बातचीत लगातार जारी रही हो, तो इतने बड़े हाँ जी ऐसे मीटिंग में हो रही है। चलिए वत्स साहब, मेरे पास समय खत्म हो गया। प्रोफेसर भट्ट, राजपूत जी, वत्स साहब और डॉक्टर वर्मा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे फैसले नहीं होते, जाहिर सी बात है, ऑल इज नॉट वेल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष या विपक्ष दुश्मन कभी नहीं होते हैं, विरोधी होते हैं, बल्कि प्रतिपक्षी होते हैं। अगर दुश्मनी का भाव होगा तो फिर लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ता है। हमेशा विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर कहीं कोई कमी हो रही हो तो उसको उजागर करे, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन कमियों को स्वीकार करके उनको दूर करने का प्रयास करे। और अगर उसको लगता हो कि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक सुझाव है तो उनसे संवाद करे और बातचीत करे।
मंत्रिमंडल का अगर एक्सपेंशन हो रहा है या फेरबदल हो रहा है, ये तो एक बड़ी मतलब सामान्य सी बातें हैं। कोई भी सरकार होती है उसमें ऐसा होता रहता है। एक बार पहले भी 2019 में इस प्रकार से मंत्रिमंडल में बदलाव आया था। तो इसको, और अगर कोई भी कोई बैठक हो रही है, एक तो दूसरी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि कोविड की परिस्थितियों में जिस प्रकार से वो पूरे क्षेत्र का, पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, इतने बड़े फैसले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। 18-19 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो है कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जाके नहीं प्रोफेसर भट्ट, ऐसा है, निश्चित तौर से उनका काम बहुत जरूरी है, लेकिन जब इतना बड़ा फेरबदल का फैसला हो रहा है संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, तो सरकार के जो मुखिया हैं, ये तो आदमी उम्मीद करता है ना कि वो तो रहेंगे। देखिए, फेरबदल की अगर कोई भी जो जानकारी होगी तो उसको जो भाजपा की तरफ से, जो पार्टी है उसकी तरफ से इस बारे में कोई प्रेस रिलीज या कुछ जो है जानकारी दी जाएगी। अभी तो कई अटकलें भी लग रही हैं।